नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अतीत से वर्तमान यानी इतिहास पे है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के 6 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप पढ़ ले इसे। मेरे चैनल के आपको 8th क्लास के हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कब, कहाँ और कैसे में हम लोग समझे कि कैसे सबसे पहले पुनर्जागरण जो है वह यूरोप के देशों में आया, और यूरोप के देश के जो लोग थे वो व्यापार के लिए पूरे विश्व में भटकने लगे। ठीक है, और व्यापार करते करते जहाँ जहाँ गए उस देश पर अपना शासन जमा बैठे। ठीक, दूसरे अध्याय भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना में हम लोग समझे कि हमारे देश में कैसे अंग्रेजों का शासन का स्थापना हुआ। ठीक, फिर अंग्रेजी शासन जब हमारे देश में हो गया तो उस समय हमारा जो देश का ग्रामीण जीवन था और समाज था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हमने जाना। ठीक, फिर अंग्रेजों के शासन के समय हमारे देश के जंगलों में जो रहने वाले लोग थे, जनजातीय समाज, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग जाने। अंग्रेजों ने हमारे देश के शिल्प और उद्योग को किस तरह से बर्बाद कर दिया, इसको भी हम लोग जान चुके हैं। ठीक, और अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहला संघर्ष हुआ, विद्रोह, जो 1857 में हुआ था, इसको भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं 6ठे अध्याय में। अभी हम लोग समझेंगे कि जब अंग्रेजी शासन था हमारे देश में तो उन्होंने हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बदल दिया, क्या क्या बदलाव आए हमारे शिक्षा व्यवस्था पर हमारे देश के। इस चीज़ को हम लोग इस अध्याय में अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। हमारे अध्याय का नाम है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। देखिए, अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप 8वीं कक्षा में हैं तो यह तो आपकी किताब का ही चीज़ है। ठीक, अगर आप 9वीं या 10वीं में हैं तो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अध्याय में सबसे पहले हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों के समय कैसे हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आए। इसमें सबसे पहले हम लोग विलियम जोन्स के विचार को समझेंगे। इसके बाद 1813 में ब्रिटिश संसद में एक कानून बना जिसने हमारे भारत देश के आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव रखी, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद जेम्स मिल और मैकाले के विचारों को जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने यूरोपीय शिक्षा जो था इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी माध्यम में, इसको हमारे देश में थोप दिया। ठीक, उसके बाद फिर वुड्स डिस्पैच को जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यह। ठीक, उसके बाद विलियम एडम की एक रिपोर्ट थी, इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश की जो पुरातन शिक्षा व्यवस्था थी उसको ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक, इसके बाद हम लोग जो अंग्रेजी शिक्षा थी, अंग्रेज़ों के समय में जो शिक्षा में परिवर्तन आया उस पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, इसको हम लोग जानेंगे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर का भी क्या विचार था, इनको जानेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग जो अंग्रेजी शासन के समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हमारे बिहार में किस तरह से उसका प्रसार हुआ, इसको जानेंगे। ठीक, इसके बाद फिर प्रश्नोत्तर है, इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा यह चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए अब हम अपने अध्याय को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखिए यह जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए, ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया काम नहीं किया। कहने का मतलब है भारत में जैसे लोग पढ़ते थे, जिस प्रकार के स्कूल और पाठ्यक्रम थे, उसको वैसे ही रहने दिया। देखिए, अंग्रेजों द्वारा सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो सर्वप्रथम तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला प्रयास की अगर हम बात करें, यह हमेशा जीके में भी आता है। तो देखिए, सबसे पहले तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1781 में, समय याद रखेंगे, कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया था। ठीक है, ठीक इसके 10 साल के बाद यानी 1791 में वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया। ठीक है, देखिए, मुस्लिमों के लिए मदरसा स्थापित किया गया और हिंदुओं के लिए उसके जस्ट 10 साल के बाद 1791 में क्या स्थापित किया गया, संस्कृत कॉलेज। यह अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला प्रयास था, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखिए, इन दोनों संस्थाओं को हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित कानूनों और परंपराओं को समझने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, अंग्रेज उन परंपराओं को इसलिए जानना चाहते थे ताकि भारत में शासन चलाना आसान हो सके। ठीक है, उनको इससे मतलब नहीं था कि भारत के लोग शिक्षित हो, वो बस अपना शासन कैसे आसानी से चल सके, इसकी चिंता थी उन्हें। तो हम चलते हैं अगले पन्ने पे। देखिए, अगले पन्ने पे कह रहा है कि जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में चल रहा था तो उस समय कई ऐसे अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी थे जो भारतीय साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति को पूरी अच्छी तरह से जानना चाहते थे। उसमें सबसे पहला जो आदमी थे वो थे विलियम जोन्स। ठीक है,
तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यही थे विलियम जोन्स। देखिए, जब अंग्रेज आए तो सभी अंग्रेज बुरे नहीं थे, सभी शोषण करने के चक्कर में नहीं रहते थे। कुछ ऐसे भी अंग्रेज थे जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को समझने का भी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनको यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से प्रेम हो गया था। ठीक है, इनमें विलियम जोन्स प्रमुख थे। ठीक है, इस तरह के लोग जब भारत आए तभी से यहाँ के प्रचलित भाषाओं को सीख रहे थे, जिसमें फारसी और संस्कृत प्रमुख भाषा थी। ठीक है, वे जानते थे कि इन्हीं दो भाषाओं में अधिकांश पुस्तकें लिखी गई है। भारत में जो भी पुस्तक है वह या तो फारसी में थी या तो संस्कृत में थी, जिसमें भारत की संस्कृति और सभ्यता और परंपरा की पूरी जानकारी थी। ठीक है, तो इसको जानने के लिए विलियम जोन्स ने भारतीय साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति को अच्छी तरह समझने के लिए विलियम जोन्स ने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को स्थापित किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी का स्थापना किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब? 1784 में। अब इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था इनका? तो देखिए, इस संस्था के द्वारा विलियम जोन्स ने भारतीय ग्रंथों का ज्ञान यूरोप तक पहुंचाने के लिए उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू कर दिया। ठीक है, वे भारतीय ग्रंथों का, भारतीय ज्ञान विज्ञान का इंपोर्टेंस समझते थे। ठीक है, इसको यूरोप तक पहुंचाने के लिए उन सभी ग्रंथों को इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू कर दिया। ठीक, विलियम जोन्स द्वारा सर्वप्रथम 1789 में कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सबसे पहले इन्होंने किस पुस्तक का अनुवाद किया? तो कालिदास द्वारा रचित नाटक कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। कब? 1789 में। ध्यान दीजिए, 1784 में भी ये स्थापित कर रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और 1789 में सबसे पहला किताब अनुवादित कर रहे हैं अभिज्ञान शकुंतलम, जिसको कालिदास ने लिखा था। इसके बाद उन्होंने गीता, मनुस्मृति, ठीक है, पंचतंत्र, वेद, उपनिषद इत्यादि अनेक ग्रंथों को भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, विलियम जोन्स भारत तथा यहाँ के ज्ञान और दर्शन के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। ठीक, और देखिए, इनका यह भी मानना था, विलियम जोन्स साहब का यह भी मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम रखना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझना जरूरी होगा, आवश्यक होगा। ठीक है, चलते हैं किताब में। देखिए, विलियम जोन्स के बारे में आप समझ चुके हैं। देखिए, यही विलियम जोन्स है, चित्र अच्छे से नहीं है, जो अरबी, ये नहीं, फारसी भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, और यही है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। अब देखिए, आगे आपके किताब में लिखा है कि भारत में जोन्स की तरह विचार रखने वाले अंग्रेजों की एक बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, सिर्फ विलियम जोन्स ही नहीं थे, इस तरह के इनके विचार जैसे विचार रखने वाले अंग्रेजों की एक बड़ी संख्या हो गई, जो भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने की मांग अंग्रेजी सरकार से करने लगी। ठीक है, इसी के तहत जब ये डिमांड होने लगा भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, तब इसी के तहत 1813 में ब्रिटिश संसद में एक कानून बनाया गया। कब? 1813 में। ठीक है, चार्टर अधिनियम। इस कानून में कहा गया कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी। थोड़ा इसको हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगला प्रयास कब हुआ? जब अंग्रेजों ने ब्रिटेन संसद में एक कानून बना 1813 में, चार्टर अधिनियम के नाम से। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अगला प्रयास 1813 में किया गया, जब ब्रिटिश संसद में चार्टर अधिनियम पारित हुआ। इसमें देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? तो देखिए, इस कानून के तहत अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य रखी। ठीक है, देखिए, आज के डेट में 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं, लेकिन उस जमाने में 1 लाख रुपया का बहुत महत्व था, इससे बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है, 1 लाख रुपया कम पैसा नहीं था। तो अंग्रेज सरकार ने प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों को शिक्षित करेंगे। ठीक, इसी के द्वारा आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव रखी गई। ठीक है, इसी कानून के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा यूरोपीय मिशनरियों को भारत में अंग्रेजी स्कूल खोलने की भी अनुमति दी गई। अभी आप देखते होइएगा, हर शहर में मिशनरी स्कूल जो है ना, वो इसी समय हमारे देश में आई थी। ठीक है, देखिए, इस समय तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। देखिए, यह जो कानून 1813 में पारित हुआ हमारे देश के लिए ब्रिटेन में, ठीक है, तो इस कानून को पारित करने का सबसे मेन मकसद यह था कि इस समय तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। अंग्रेज जो है वो अच्छे से पैर पसार चुके थे हमारे पूरे भारत देश में। ठीक है, और पूरे क्षेत्र पर शासन चलाने के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। ठीक, इतने लोग इंग्लैंड से आ नहीं सकते थे, तो सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था, अतः शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना जरूरी था। ठीक, जो भारत में जो अभी तक का जो शिक्षा व्यवस्था था, ठीक है, उससे पूरा नहीं हो सकता था। ठीक है, तो यही सब बात सोचकर अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया काम किया। ठीक है, प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा, ताकि हम भारतीयों को शिक्षित करेंगे और उससे सेवा लेंगे। उतना आदमी तो हम इंग्लैंड से भेज नहीं सकते हैं।
अब देखिए आपके किताब में दिया है कि ब्रिटिश संसद ने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करने का तो व्यवस्था कर दिया, प्रतिवर्ष बोल दिया कि हम 1 लाख रुपया देंगे। लेकिन जैसे ही यह 1 लाख रुपया का बात आया है ना, तो भारत में विवाद हो गया। अब किस बात पर विवाद हो गया? तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, लेकिन अब सवाल यह था कि उसे खर्च किस रूप में किया जाए। ठीक है, कुछ लोगों का मानना था कि भारतीयों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की परंपरा संस्कृति में उनको शिक्षित किया जाए। लेकिन कुछ विचारकों का मानना था कि नहीं, भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा के अनुसार अंग्रेजी माध्यम में उनको शिक्षित किया जाए। ठीक है, अब इस विवाद में मुख्य रूप से 2 आदमी थे। ठीक, इनमें पहला था विलियम जोन्स, ठीक है, और दूसरे थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो भारत में शिक्षा व्यवस्था किस तरह का हो, ठीक है, उसमें जितने भी ब्रिटिश विद्वान थे उनका 2 मत हो गया था, 2 वर्ग हो गया था। पहला वर्ग विलियम जोन्स के साथ था और दूसरा एक वर्ग था जो लॉर्ड मैकाले के साथ था। ठीक है, यही थे विलियम जोन्स और यही थे लॉर्ड मैकाले। इनका आप नाम सुने होइएगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक इन्हीं को कहा जाता है। देखिए विलियम जोन्स का क्या विचार था, तो देखिए इनके पक्ष के लोगों का कहना था कि भारतीयों को उनकी ही भाषा में पढ़ाया जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को भी जानने में सहायता मिलेगी। ठीक है, ये विलियम जोन्स का कहना था कि भारतीयों को उन्हीं के भाषा में, उन्हीं की परंपरा और संस्कृति में उनको सिखाया पढ़ाया जाए। लेकिन लॉर्ड मैकाले जो थे, ये इनका विचार अलग था। इनका मानना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, अतः इतना पैसा इस पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है, इनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा में इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा को पढ़ने से ही भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, ये अंग्रेजी और यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था के पक्षधर थे। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, भारत के ही जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण नेता थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारत में नव जागरण का जनक इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो भारतीयों में राजा राम मोहन राय ने मैकाले के विचारों का समर्थन किया था। ध्यान दीजिए, ये जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने विलियम जोन्स का समर्थन नहीं किया, इन्होंने मैकाले के विचारों का समर्थन किया था। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिश सांसद ने भारत को तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया दे दिया, लेकिन उस 1 लाख रुपया को किस तरह से खर्चा करना है, तो मुख्य रूप से यही 2 वर्गों में लोग बटे हुए थे। कुछ विलियम जोन्स वाले वर्ग के लोगों का कहना था कि भारतीयों को भारतीय भाषा में उन्हीं की परंपरा में उनको पढ़ाया जाए। लेकिन लॉर्ड मैकाले के वर्ग के जो लोग थे, इनके जितने भी सपोर्टर्स थे, उनका कहना था कि नहीं, यूरोपीय शिक्षा पद्धति अपनाया जाए। ठीक, तो अब देखिए फाइनली इस विवाद में होता क्या है। देखिए मैकाले के मत को ही अंततः अंग्रेजी सरकार ने मान लिया। ठीक है, विलियम जोन्स के मत को अंग्रेजी सरकार ने ठुकरा दिया और मैकाले के मत को ही अंततः अंग्रेजी सरकार ने मान लिया और 1835 में इसी के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया। ठीक, अब इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो फाइनली क्या होता है, मैकाले के मत को मान लिया जाता है और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित होती है। ठीक है, अंततः गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले के मत को सरकार ने मान लिया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले के मत को सरकार ने मान लिया और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हुआ। ठीक है, पारित किया गया। इसे आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से भी जाना गया। आज के डेट में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में, ठीक है, वो इसी अधिनियम का देन है। ठीक है, अगला बिंदु कह रहा है कि इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होगा तथा भारतीय भाषाओं और उनमें दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी समय यानी 1835 में ही यह लागू किया गया कि भारत के जो भी भाषा है, हिंदी, संस्कृत, फारसी, है ना, उसमें कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वह सिर्फ अंग्रेजी होगा। ठीक, इस तरह भारत में पहली बार लोगों के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आशा है हमको, आपको बहुत सारा चीज़। तो आपके पाठ्य पुस्तक में चलते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पे मैकाले और उसका अध्ययन कक्ष दिया हुआ है, यही है मैकाले और यही है इनका अध्ययन कक्ष। ठीक है, देखिए अब आगे कह रहा है कि स्कूल स्तर की शिक्षा के स्वरूप को पहले वाले रूप में ही छोड़ दिया गया, फिर भी स्कूली पाठ्य पुस्तकों की भी अंग्रेजी में छपाई शुरू होने लगी। ठीक है, शुरू हो गई। इस तरह भारत में पहली बार लोगों के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे क्या होता है। ठीक, इस शिक्षा नीति में 1854 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। कब? 1854 में। और इसी समय
वुड्स डिस्पैच भारत आया। ठीक है, यह वुड्स डिस्पैच क्या है इसको हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे। यह सर चार्ल्स वुड के द्वारा एक पत्र भेजा गया था। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनको एक पत्र लिखा गया और उस पत्र में सर चार्ल्स वुड्स ने बताया कि कैसे भारत का शिक्षा व्यवस्था जो है किस तरह से उसको कर दिया जाता है कि और अच्छा हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, है ना। यही है वुड्स डिस्पैच, इसको अभी हम लोग समझेंगे। इसी से भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण हुआ। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए एक नियम बनाया गया। किसके द्वारा? वुड्स डिस्पैच के द्वारा। यह कब आया? 1854 में। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे जानते हैं हम लोग। तो आप ध्यान से देखिए, यही थे सर चार्ल्स वुड। ठीक है, और ये इंग्लैंड के एक शिक्षाविद थे। ठीक है, इन्होंने ही एक पत्र लिखा था भारतीय गवर्नर जनरल डलहौजी के नाम से। ठीक है, जिसको वुड्स डिस्पैच का नाम दिया गया। ठीक है, यह क्या था इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए। पहला बिंदु कह रहा है कि 1854 में, कब? 1854 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पुरानी शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा बदलाव आया। यानी जो मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया था उसमें एक छोटा सा बदलाव किया गया इसके पत्र के द्वारा। ठीक है, असल में यह जो इसका जो पत्र था वुड्स डिस्पैच, जो डलहौजी को लिखा गया था, उस पत्र में क्या था? तो देखिए, वुड्स डिस्पैच एक पत्र था जो इंग्लैंड के एक शिक्षाविद सर चार्ल्स वुड द्वारा लॉर्ड डलहौजी के नाम से लिखा गया था। इस पत्र में, अगला बिंदु कह रहा है, इस पत्र में भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की एक रूपरेखा तय की गई। ठीक, संपूर्ण का मतलब होता है कि यानी प्राथमिक यानी निचले लेवल से लेके उच्च लेवल तक का जो शिक्षा व्यवस्था हो उसका पूरा रूपरेखा तय किया गया। ठीक है, और अगला बिंदु में कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस को बदलना ताकि उनका जीवन शैली यूरोपीय हो जाए। ठीक है, अगला बिंदु कह रहा है कि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अगर उनके जीवन शैली को भारतीय लोग अपना ले तो यहाँ उनका शासन जो है यह अस्थायी बना रहेगा। ठीक है, ये असल में इस शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय लोगों का जो मानस है वह बदलना चाह रहे थे ताकि यहाँ उनका शासन करना जो है वह आसान हो जाए और वह अस्थायी रूप से यहाँ पर शासन भारत में करते रहे। ठीक, कुल मिलाकर आज इस तरह की शिक्षा व्यवस्था का जो स्वरूप आप देख रहे हैं जिस तरह का, ठीक है, वो इसी नीति पत्र का देन है। ठीक है, आज जो भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इसी नीति पत्र यानी सर चार्ल्स वुड के जो द्वारा जो लेटर लिखा गया था डलहौजी को, इसी का देन है। ठीक है, अब अगले बिंदु हम देखते हैं कि वुड्स डिस्पैच का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जब वह लागू हुआ तो क्या क्या बदलाव आया हमारे शिक्षा व्यवस्था में। सबसे पहला बिंदु कह रहा है कि अब प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा तक भारतीय भाषा में और आगे उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में। ठीक, उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए 1857 में 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यानी अभी मद्रास को चेन्नई बोला जाता है, ठीक है, में बनाया गया। ठीक, सबसे पहले तीन विश्वविद्यालय कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में कब स्थापित किया गया था? 1857 में। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला बिंदु कह रहा है कि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। ठीक है, अगला बिंदु है कि सभी प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। ठीक, अगला है कि जिला स्तर पर सरकारी हाई स्कूल खोले गए। इसी के प्रभाव, यह सब देखिए वुड्स डिस्पैच का ही प्रभाव है। ठीक, जिला स्तर पर सरकारी हाई स्कूल खोले गए। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सबसे पहले इसी वुड्स डिस्पैच के प्रभाव के द्वारा ही हुआ, है ना। इसके पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण का कोई व्यवस्था नहीं था। लास्ट बिंदु कह रहा है कि वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो 1854 की जो नीति थी यानी वुड्स डिस्पैच, इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विलियम एडम की रिपोर्ट। ठीक है, देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है। यानी हमारा भारत में जब अंग्रेज आए हमारे भारत देश में, तो उससे पहले हमारी भारत देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसको जानने के लिए विलियम एडम जो है वो गांव-गांव घूमकर पता लगाने का काम किए थे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। ठीक है, एडम की रिपोर्ट दिलचस्प थी। यानी जब नया नया हमारे देश पर अंग्रेजी शासन आया था तो अंग्रेज कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने विलियम एडम को कहा था कि जाओ और बंगाल और बिहार के गाँवों में घूम कर पता लगाओ कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे है, किस तरह से काम कर रहा है। ठीक, तो विलियम एडम ने क्या रिपोर्ट दिया था इसको हम लोग समझते थे।
ठीक, समझते हैं। देखिए, एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। ध्यान दीजिए, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल थे। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। ठीक है, शिक्षा का तरीका जो था वो काफ़ी लचीला था, यानी इसमें अमीर भी पढ़ते थे, गरीब भी पढ़ते थे, जिसको मन वो पढ़ लेता था इसमें। ठीक, बच्चों की फीस जो थी वो निश्चित नहीं थी, यानी जो धनी है उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, जो थोड़ा भी कमाता नहीं है, गरीब है, उसको पैसा नहीं भी देना पड़ता था। ठीक है, ऐसा हाल था। छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला के लिए भवन नहीं होता था। ठीक है, बेंच और कुर्सी का व्यवस्था नहीं होता था, पेड़ के नीचे लोग आराम से पालथी मार के बैठ के पढ़ते थे। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने के लिए और बच्चों की हाजिरी लेने की कोई इंतजाम नहीं होता था। ठीक, सालाना इम्तिहान जो होता है आज के डेट में, जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, और नियमित समय सारणी की फलाने घंटे में फलाने विषय की पढ़ाई होगी, ऐसा कोई व्यवस्था उस समय नहीं था। यानी पाठशाला जो थी वो बरगद की छाँव में ही चलती रहती थी। ठीक, तो देखिए, इससे क्या हुआ, इससे क्या होता था कि भारत में गरीब और धनी सभी लोग पढ़ लेते थे। ठीक है, और देखिए, हमारे उस समय का जो शिक्षा व्यवस्था इतना लचीला था कि फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। ठीक, कटाई और अनाज तैयार होने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। ठीक है, देखिए, यह चीज़ जो अगर आप इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम लोग को यह आइडिया है। जब भी देखिए, आप देखते हैं कि जब फसल कटता है या फिर फसल का बुआई का समय होता है, तो स्कूल में उपस्थिति काफ़ी घट जाती है। ठीक है, बच्चे अपने खेतों में लग जाते हैं, अपने माता पिता के सहयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हाल उस समय भी था। फसलों की कटाई के समय कक्षाएं जो थी वो बंद हो जाती थी। ठीक, और जैसे ही ये सब काम खत्म हो गया तो फिर से पाठशाला जो है दोबारा शुरू हो जाती थी। ठीक, इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे, यानी गरीब जो किसान हैं उनके बच्चे भी आसानी से पढ़ लेते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो नया नया नियम लाए, है ना, नई दिनचर्या, नए नियम। इस नियम के कारण जो गरीब बच्चे थे वे पिछड़ते चले गए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब अंग्रेजी व्यवस्था जब आया पढ़ाई का, तो उसमें प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार बढ़ाए, अध्ययन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा, और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी, यानी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा, है ना। जो फेल हुआ उसको पीछे कर दिया गया, इस तरह का व्यवस्था होने लगा। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दे, यानी अगर पढ़ रहे हैं तो फीस दे, नियमित रूप से कक्षा में आए, नहीं आए तो उनको नाम काट दिया जाएगा, तय सीट पर बैठे और अनुशासन का पालन करे, है ना। यानी बहुत सारा नियम कानून लगा दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो अब भारत में जो अमीर के बच्चे थे वे ही इसका लाभ उठा पाए, पढ़ पाए अच्छे से, और जो भी गरीब थे वे और भी गरीब होते चले गए। उन मतलब शिक्षा उनको मिला ही नहीं, वे शिक्षा से कोसों दूर होते चले गए धीरे धीरे। ठीक, तो इस बात से हमको अभी यह समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा जो हमारे देश में आई, उसने हमारे भारत देश के अमीरों का तो साथ दिया, यानी यहाँ के जो संपन्न लोग थे वे लोग तो फूले, लेकिन जो गरीब थे, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो भारत देश की थी उस समय गरीबी रेखा से नीचे थी, गरीब थे लोग, उन लोग का जो शिक्षा व्यवस्था था वह एकदम से बर्बाद हो गया। ठीक है, और इसी चीज़ से जो हमारे जो महात्मा गांधी थे वो काफ़ी दुखी थे, है ना। देखिए, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव जो है वो नष्ट हो गया। तो यही थे महात्मा गांधी। उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, इसको हम लोग जान रहे हैं, अच्छे से थोड़ा जान लेते हैं। पहला बिंदु में कह रहा है कि गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि उनका मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया है। तीसरा बिंदु है कि उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता को पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। ठीक, चौथा है कि वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीय भाषाओं में हो तथा छात्रों को उपयोगी हस्त कौशल सीखने और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने अथवा पैदा करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, इसी के तर्ज पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय बुनियादी विद्यालयों की भी स्थापना की थी। ठीक है,
अब देखिए महात्मा गांधी के विचार को तो आप जान गए, अब हम आगे देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के विचार को जानते हैं। ठीक है, देखिए टैगोर का शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना किया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। यह जीके में हमेशा आता है कि शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब, तो 1901 में। ठीक, अब देखिए इसका क्या कारण था, इसको समझिए। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, आप भी चिढ़ते होइएगा। वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो। ठीक, दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को अच्छे से समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय जो है वह अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जो थे वो बहुत सारे चीज़ों में एक जैसी राय रखते थे, लेकिन कुछ फ़र्क भी था उन दोनों में। यहाँ लिखा है कि बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में, यानी ब्रिटेन से जो शिक्षा यहाँ पे थोपा गया था उसके बारे में कमोबश एक जैसी राय रखते थे कि वह शिक्षा बुरा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क था। क्या फ़र्क था, तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। ठीक, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। ठीक है, टैगोर चाहते थे कि भारतीय परंपरा भी और पश्चिमी सभ्यता भी, दोनों में भी जो बेटर हो उसको हम लोग अपनाएं। ठीक है, लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, पश्चिमी सभ्यता बेकार है, सिर्फ हमारे देश का जो सभ्यता है वही अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर था इन दोनों के विचार में। उन्होंने शांति निकेतन में, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों को जान चुके हैं, अब हम अगले कड़ी में देखते हैं आधुनिक शिक्षा और बिहार, यानी बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रसार कैसे कैसे होता है। ठीक, कैसे कैसे हो रहा है, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए गए सारे प्रयास सबसे पहले कहाँ हुए, बंगाल में हुए। ठीक है, और आपको पता होगा कि 1911 से पहले तक हमारा बिहार जो था वह बंगाल में ही था। ठीक है, हमारा जो बिहार है वह बंगाल से कब अलग हुआ, 1911 में। ठीक, इसलिए बिहार 1911 तक बंगाल का ही एक हिस्सा था, इसलिए वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उससे बिहार अलग नहीं था। यानी बंगाल में, चूँकि सबसे पहले बंगाल में अंग्रेजों द्वारा सारा प्रयास किया गया, तो जाहिर सी बात है बंगाल भी, बिहार भी बंगाल में ही था, तो बिहार में ही सबसे पहला प्रयास किया गया उनके अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, देखिए सरकारी प्रयासों से सबसे पहले 1835 में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया था। सबसे पहले अगर बिहार में कॉलेज का अगर बात हो तो 1835 में पटना कॉलेजिएट, कॉलेज नहीं हाई स्कूल, ठीक है, पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया था। ठीक है, यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। यह जो पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल था यह बिहार का प्रथम आधुनिक हाई स्कूल था, आप इसको याद रखेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। इसी कड़ी में 1836 में आरा में हाई स्कूल खोला गया था, और 1837 में भागलपुर में, 1839 में छपरा में, और 1845 में गया और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, यह जितना भी हाई स्कूल का आप नाम देख रहे हैं इसको आज के डेट में जिला स्कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आप इन जिलों में होंगे तो आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा। ठीक है, जो भी ये कॉलेज सब है, हाई स्कूल सब, इसको आज के डेट में जिला स्कूल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए लड़कियों के लिए भी व्यवस्था किया गया पढ़ने के लिए। 1867 में सबसे पहले, कब, 1867 में पटना स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय लड़कियों का प्रथम स्कूल स्थापित किया गया। अगर आपसे जीके में है कि लड़कियों के लिए बिहार में सबसे प्रथम स्कूल कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1867 में कहाँ, पटना स्थित बांकीपुर में। ठीक, फिर इसके बाद 1868 में भागलपुर में मोक्षदा बालिका विद्यालय स्थापित किया गया। फिर 1884 में मुजफ्फरपुर में मुखर्जी सेमिनरी स्थापित किया गया, तो यह बालिकाओं के लिए विद्यालय था। ठीक है, इसके बाद देखिए मुस्लिमों के लिए भी स्कूल खोले गए। मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी सर सैयद के आंदोलन से प्रेरित पटना के मौलवी मोहम्मद हसन ने मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल की स्थापना 1884 में की थी। क्लियर है। चलिए यह तो हो गया स्कूल का बात। अब हम थोड़ा सा उच्च शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कि हमारे बिहार में उच्च शिक्षा का प्रसार कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले इसका क्या चरण था। ठीक, तो देखिए 1863 में पटना में स्थापित पटना कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है। अगर कॉलेज हाई स्कूल की बात हो तो सबसे पुराना कौन कॉलेज होगा, पटना कॉलेजिएट। ठीक है, जो 1835 में खोला गया था हाई स्कूल में। और अगर कॉलेज की बात हो तो सबसे पहला कॉलेज 1863 में पटना में स्थापित पटना कॉलेज, यानी बिहार का यह सबसे पुराना कॉलेज है। ठीक है,
फिर 1863 के बाद 1878 में तेज नारायण जुबली कॉलेज खोला गया भागलपुर में, और फिर 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना में खोला गया, ठीक। और फिर इसके बाद 1898 में डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर में स्थापित किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले यही सब कॉलेज हमारे बिहार में खुला था, ठीक। इसके बाद देखिए ईसाई लोग भी पीछे नहीं थे, है ना। ईसाई मिशनरी जब अंग्रेज के साथ साथ जब भारत आए थे तो इन्होंने सबसे पहले बेतिया के क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ किया, और उसके बाद पटना और दानापुर तथा अन्य क्षेत्र में पहुंचे, ठीक। सबसे पहले कहाँ आए थे? तो बेतिया में। या जीके भी आता है, बीपीएससी के एग्जाम में जीके आया, या क्वेश्चन आया हुआ है। ईसाइयों ने सबसे पहला अपना प्रयास कहाँ किया था? तो बेतिया के क्षेत्र में। उनके द्वारा स्थापित पटना स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल 1835 एवं सेंट माइकल स्कूल 1854 आज भी बिहार के गिने चुने अच्छे स्कूलों में आते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बिहार की बात करें तो सबसे उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कॉलेज था वह कौन सा था? 1863 में पटना स्थित पटना कॉलेज। दूसरा कॉलेज जो था वह 1878 में तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर। तीसरा कॉलेज था 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना में। चौथा था 1898 में डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर। और अगर पांचवा का बात करें तो पांचवा था लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, ठीक है। इसको बताते हुए हमको काफ़ी खुशी मिल रही है क्योंकि मैं भी इसी कॉलेज का छात्र रह चुका हूँ, ठीक है। मैंने अपना बीएससी का पढ़ाई इसी कॉलेज से किया था। यह जो लंगट सिंह कॉलेज है यह बिहार के 5वें एवं उत्तर बिहार के प्रथम कॉलेज के रूप में 1899 में स्थापित इस कॉलेज का बिहार में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में काफ़ी बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इस तरह से अगर बिहार में सबसे प्रथम 5 कॉलेजों की बात हो कि कौन कौन सा था तो यही वो 5 कॉलेज था, 1 2 3 4 और ये 5वां लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका जो यह अध्याय है अब ख़त्म हो गया, जिसमें जो भी देखिए मुख्य चीज़ था वो सब मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इसमें खास इसमें नहीं है। अब देखिए इसमें अभ्यास प्रश्न है तो हम लगले क्या करते हैं, इस अभ्यास प्रश्नों को भी इसमें हम हल कर लेते हैं, ठीक। पहला प्रश्न देखिए इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। देखिए विलियम जोन्स भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे, ठीक है। तो अगर क्यों जरूरी, इसमें पहला कह रहा है कि भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, यह तो एकदम सही है। तो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन को स्थापित करना चाह रहे थे, इसलिए वे भारतीय दर्शन इतिहास ये सबको जानना जरूरी समझते थे, ठीक। अगला है प्राचीन भारतीय पुस्तकों के अनुवाद यानी अंग्रेजी में करने के लिए। अगला है अपने भारत प्रेम के कारण, और अगला है भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के कारण, ठीक है। तो देखिए एक तरह से देखा जाए तो यह सब ऑप्शन हमको सही ही लग रहा है, ठीक है, कोई गलत तो नहीं लग रहा है। लेकिन किताब में मुख्य रूप से यह जो लाइन है यह दिया हुआ है कि भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए वे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उनका मानना था जोन साहब का कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम रखना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा, ठीक है। तो इस लाइन के हिसाब से इस क्वेश्चन का तो आंसर पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी गलत नहीं है। आप किताब को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आधुनिक शिक्षा की भाषा किसे बनाया गया, ठीक से लिखा नहीं, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसे बनाया गया। तो आधुनिक शिक्षा की भाषा आपको आपने पढ़ा है किसको बनाया गया, अंग्रेजी को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने, आपने पढ़ा ही है, ठीक। अगला है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे, ठीक है। तो भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण यही सही होगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के कारण, पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित होने के कारण, भारतीयों का अंग्रेजी शासन के समर्थन नहीं, इसका सबसे बेहतर आंसर यही होगा कि भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे थे, इसलिए भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया था औपनिवेशिक शिक्षा ने, ठीक है। चलिए आगे है निम्नलिखित को जोड़ना है आपको, ठीक है। तो देखिए विलियम जोन्स को आप प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान से जोड़ सकते हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को आप प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा से जोड़ सकते हैं क्योंकि शांति निकेतन का स्थापना 1901 में किया था इसी कारण, ठीक है। थॉमस मैकाले जो थे ये अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे, किए थे, ठीक है। महात्मा गांधी को आप इससे मिला सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के ये विरुद्ध थे, ठीक है। पाठशाला को आप गुरु से मैच कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए
अब आगे देखिए कुछ प्रश्नोत्तर है, इसका आपको प्रश्न है, इसका आपको उत्तर देना है 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो चलिए इसको हम स्लाइड पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे, संक्षेप में बताएं। तो पहला बिंदु लिख सकते हैं, विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। दूसरा में लिख सकते हैं, वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र इत्यादि को पढ़ना जरूरी है। वे यह भी मानते थे कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम रखना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि थॉमस मैकाले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे, इस संबंध में उनके क्या विचार थे। तो देखिए, मैकाले भारत में अंग्रेजी माध्यम में यूरोपीय शिक्षा के पक्षधर थे। मैकाले का मानना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, अतः पुरातन भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना मूर्खता है। और अगला बिंदु है कि इनका मानना था कि भारतीय भाषा में इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा को प्रोत्साहित करने से ही भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। क्लियर है। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था। तो देखिए, भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। तब इतने बड़े क्षेत्रफल पर शासन संचालन के लिए दक्ष कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से आ नहीं सकते थे। सरकार को भारत में कर्मचारियों को तैयार करना था, इसलिए शासन के लायक काम करने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक था। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए अंग्रेजी सरकार को बाध्य होना पड़ा और अंग्रेजी माध्यम में यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। क्लियर है। अगला है 4 नंबर कि शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को बताएं। तो देखिए, शिक्षा के विषय पर महात्मा गांधी और टैगोर साहब का लगभग कमोबेश एक ही राय था, परंतु दोनों के बीच में कुछ फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। क्लियर है, यह तो आपने पढ़ा ही है। अंतिम प्रश्न है आपका 5 नंबर कि अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, बताएं। तो देखिए, अंग्रेज विद्वान शिक्षा नीति के विषय पर 2 पक्षों में बटे हुए थे। एक पक्ष के लोगों का कहना था कि भारतीयों को उनकी भाषा में पढ़ाया जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ ही साथ भारत की परंपरा को भी जानने में सहायता मिलेगी। ठीक है। विलियम जोन्स इसके प्रमुख थे, है ना, इसमें प्रमुख थे। दूसरा मैकाले का पक्ष था। उनका यह मानना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, अतः इन पुरातन भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना मूर्खता है। इनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा में इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा को पढ़ाने से ही भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी पढ़ने से। क्लियर है। तो देखिए, इस तरह से ये 5 प्रश्नों को आपने अच्छे से हल कर लिया। ठीक है, जो भी प्रश्न था इसमें आपने प्रश्नों को हल कर लिया। इस पूरे चैप्टर को आपने एकदम बेहतर ढंग से समझ लिया। ठीक है, आशा यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का बदलाव हुआ अंग्रेजी शासन के समय। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। थैंक यू। इसी तरह पढ़ते रहें और खुश रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।